Hello students, myself Akshay Joshi from Shrijan Public School welcomes you in another online classes of class 9th science। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्लास 9th साइंस का जो है फिजिक्स का जो है पोर्शन हम पढ़ेंगे। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके पहले जो है फिजिक्स का एक चैप्टर हो चुका है आपका, जिसका नाम आपको पता होगा, चैप्टर 8 था मोशन। ठीक है ना, तो उसकी पीडीएफ भी आ चुकी है, उसके वीडियोस भी आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो अभी तक तो आप उसको देख लीजिए और अपनी कॉपीज में जो है पीडीएफ नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे। क्या है चैप्टर 9 का नाम? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स और मोशन के लॉज, लॉज मतलब होते हैं नियम। ठीक है, तो चलिए फोर्स हम पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है। ठीक है ना, तो हमने चैप्टर नंबर 8 में जो है पढ़ा था कि मोशन क्या होता है। ठीक है ना, किस तरह से होता है, मोशन के ग्राफ वगैरह हमने पढ़े थे। ठीक है ना, पर हमने ये चीज नहीं पढ़ी कि मोशन जो है किसकी वजह से होता है। ठीक है ना, ये चीज हमने नहीं पढ़ी थी। हमने सिर्फ ये समझा था कि मोशन क्या होता है, मोशन किस तरह से हो रहा है। ठीक है ना, मोशन होने के बाद कौन कितने टाइप्स के मोशन होते हैं, कौन कौन से मोशन होते हैं। ठीक है, ये चीज पढ़ी थी हमने, पर हमने ये नहीं पढ़ा था कि मोशन का कॉज क्या है। कॉज मतलब उसका कारण क्या है, क्यों होता है मोशन। ठीक है ना, तो इसी कारण जो है इसके कारण को जो है, इसके रीजन को हम इस चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। और इसका कारण क्या है? फोर्स। तो व्हाट इज फोर्स, क्या होता है फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, अगर आपको सभी को पता है फोर्स क्या होता है। फोर्स मतलब होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं बल। क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है कि अगर आप सिंपल डेफिनेशन में किसी चीज को बोले, अगर उस चीज को बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे? पुल और पुश एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, पुल मतलब या पुश करना, पुल मतलब किसी चीज को खींचना या किसी चीज को पुश करना, धकेलना, यही क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। ठीक है ना, बट ये जो डेफिनेशन अगर हम कोई कहेगा कि व्हाट इज फोर्स, तो आप ये इस तीसरी डेफिनेशन से बता सकते हैं क्या कि फोर्स इज अ पुल और पुश एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। तो क्या होगी प्रॉपर डेफिनेशन, किस तरह से होगी? तो फोर्स इज सच थिंग या फोर्स इज सच दैट कॉज एन मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, कि फोर्स एक ऐसी चीज है या फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में आ जाता है। ठीक है ना, क्या अभी भी ये डेफिनेशन सही है? नहीं, अभी भी इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा और चेंजेस करेंगे। क्या कि क्या कोई फोर्स लगाने से खाली ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है? तो मोशन, ठीक है, कोई चीज ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो कोई चीज को हमने अगर फोर्स लगाया है, उसको चीज को हमने धकेला तो वो चीज मोशन में आ गई, बस यही के फोर्स की डेफिनेशन होगी कि नहीं? कोई चीज अगर मोशन में है तो उसको हम रेस्ट में भी तो ला सकते हैं। ठीक है ना, कि कोई चीज अगर मोशन में है तो उसको भी हम फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं? रोक तो सकते हैं ना। तो ये भी क्या हो सकता है? रेस्ट हो सकता है, रेस्ट में आ सकते हैं उसको मोशन से। तो फोर्स इज दैट क्वांटिटी दैट अप्लाइज एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है? ऑब्जेक्ट को या तो फिर मोशन से रेस्ट में लाता है या फिर रेस्ट से क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट को मोशन में ला देता है। आई समझ बात? तो फोर्स इज व्हाट? ठीक है ना, क्या होगा फोर्स? तो फोर्स इज सच दैट विच कॉज एन मोशन। ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट के मोशन में, या फिर ये भी कह सकते हैं विच कॉज चेंजेस इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंजेस ला सकता है। ठीक है ना, या फिर और क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज लाके उसको क्या कर सकता है? या तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट से उसको काय में ला सकता है? मोशन में। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन से उसको काय में ला सकता है? रेस्ट में ला सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हमें सबको पता है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल बॉल पड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे बॉल पड़ी हुई है तो उस पर क्या करेगा? फुटबॉलर आके क्या करेगा? उसको किक करेगा। अभी रेस्ट में थी वो, रेस्ट से क्या होने लग गई? वो मोशन में आने लग गई, आ गई मोशन में। अब इसका एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, और क्या कर सकता है फोर्स? ठीक है ना, फोर्स हम ना तो उसको देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, पर फोर्स को हम क्या कर सकते हैं? उसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं। ठीक है ना, फोर्स को हमें दिखता थोड़ी, या मैंने इसको फोर्स लगाया था क्या मुझे दिख रहा है क्या फोर्स? नहीं, इसके इफेक्ट को फील कर सकता हूं मैं। ठीक है ना, कि मैं इसके फोर्स को होने के बाद इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उस इफेक्ट को फील करते हैं, उसी को हम कह सकते हैं कि फोर्स। ठीक है ना, तो फोर्स क्या कर सकता है? कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकता है। अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, और अगर कोई रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है। एक और चीज कर सकता है फोर्स, बताइए और क्या कर सकता है? इट विल चेंज द डायरेक्शन एंड डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन और डायमेंशन को भी चेंज कर सकता है। तो फोर्स की डेफिनेशन आपको पूरी ध्यान होना चाहिए कि फोर्स इज सच दैट विच चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय if object it is in motion then it by applying force then it will be in the rest। ठीक है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अप्लाई करके, फोर्स को अप्लाई करके हम उसको रेस्ट में ला सकते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है
तो फोर्स अप्लाई करके हम उसको मोशन में ला सकते हैं। एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स, मतलब ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन में भी चेंजेस ला सकते हैं। एंड ऑल्सो चेंजेस इन द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायमेंशन मतलब क्या, शेप, साइज, इसमें भी हम चेंजेस लाते हैं। सबको मैं बताता हूं कि इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं फोर्स के, ठीक है ना, क्या क्या चीजें इफेक्ट्स कर सकता है फोर्स, मैं आपको बता देता हूं। तो फोर्स क्या चेंजेस कर सकता है, फोर्स डायरेक्शन में चेंज कर सकता है, ठीक है ना, डायमेंशंस में चेंज कर सकता है, ठीक है, उसकी स्पीड को क्या कर सकता है, स्लो कर सकता है और फास्ट कर सकता है। इतनी सारी चीजें जो है फोर्स के इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स इतनी सारी चीजें कर सकता है। सबके एग्जांपल में बता देता हूँ। स्पीड स्लो और फास्ट का तो मैंने बताया। फुटबॉल अभी स्लो मतलब आप मान लीजिए रेस्ट में है, तो रेस्ट में जैसे ही फुटबॉलर ने किक करा तो क्या कर दिया उसने, उसको मोशन में ला दिया, ठीक है ना। अब मोशन में लाने के बाद फिर से उस फुटबॉल को देखिए, क्या फुटबॉल वो क्या मोशन में ही रहेगी, चलती रहेगी, नहीं, रुक जाएगी वाकई, ठीक है ना। तो उसको रोकने के लिए कौन सा फोर्स लगाया होगा, कहां पे फोर्स लगा होगा, ठीक है ना। मान लीजिए चल, ये तो एग्जाम्पल मैं आपको बाद में बताता हूँ, और इसका एग्जाम्पल और, तो जैसे कि कोई कार चल रही है, मूव कर रही है, तो अभी काई में है, वो मोशन में है, उसको रोकते कैसे हैं, ब्रेक अप्लाई करके। तो ब्रेक क्या है, ब्रेक भी तो एक फोर्स ही है, ठीक है ना। जैसे हमने ब्रेक अप्लाई करा कार में, तो कार क्या हुई, मोशन में थी, कहां से क्या हो गई, मोशन में से। जैसे ही हमने ब्रेक अप्लाई करा वो क्या हो गई, रुक गई, मतलब रेस्ट में आ गई, ठीक है। तो ये आपको समझ गया इसका एग्जाम्पल। और क्या बोला मैंने, डायरेक्शन में चेंज कर सकता है। डायरेक्शन में आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, बॉलर गेंद सीधी फेंकता है, ठीक है ना, बैट्समैन को बॉल जैसे ही फेंकता है, बैट्समैन क्या करता है, उसकी डायरेक्शन को जिस डायरेक्शन में वो मारना चाहता है उस डायरेक्शन में उस बैट को क्या कर देता है, उस बैट्स अपने बैट से वो क्या कर देता है, बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो ये क्या हुआ, फोर्स ने क्या करा, उसने फोर्स ही तो लगाया, फोर्स अप्लाई करा ना बैट्समैन ने। तो क्या हुई उसकी बॉल की जो है डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। और डायमेंशन में कैसे चेंज कर सकता है, आप एक बलून है, आप उसको एक प्रेस करिए, ऐसे दबाइए, तो क्या होगा, वो बलून क्या होने लग जाएगा, प्रेस होने लग जाएगा, उसकी साइज में, शेप में चेंज आने लग जाएगा। तो ये भी क्या होगा, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। सो दीज आर ऑल द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एंड दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ फोर्स। ये सभी एग्जांपल है, ये सभी इफेक्ट्स हैं, प्रभाव है फोर्स के, कि फोर्स बल लगने के बाद क्या क्या चीजें होती है, या फोर्स आप कह सकते हैं कि फोर्स क्या क्या चीजें कर सकती है, या फोर्स क्या होता है, तो आप इससे बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आया समझ में। तो फोर्स कैन बी यूज्ड टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर कोई पूछे फोर्स क्या होता है, तो फोर्स यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। वेलोसिटी मतलब वो स्पीड में चेंज करने के लिए, उसको स्लो कर सकता है, फास्ट कर सकता है, उसको मोशन में ला सकता है, उसको रेस्ट में कर सकता है, और उसकी डायरेक्शन और डायमेंशन को चेंज कर सकता है। यही आपका क्या होता है, फोर्स होता है। समझ में आया बच्चों, ये होता है आपका फोर्स। जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है फोर्स, उसको हमने अच्छे से समझ लिया। और भी आप काफी एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है ना। स्प्रिंग का भी एग्जांपल देख सकते हैं। स्प्रिंग देखा होगा आपने, स्प्रिंग को आप प्रेस करेंगे तो क्या होगी, उसकी शेप में, साइज में क्या हो गया, चेंज आ जाएगा। जैसे आप छोड़ेंगे वापस फोर्स हटाया, जैसे आप, उसकी शेप साइज क्या हो जाएगी, फिर चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। इसमें जो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए, 9th 10th में आ गए, अब 9th में आ चुके हैं, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि एक एक लाइन मतलब पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। हमें उस जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपकी उसकी टॉपिक है, और जो भी उसमें कवरिंग है पूरा, उसको हम एक समरी वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा आप ऐसा नहीं सोचेंगे एक एक लाइन, ठीक है। जो भी पढ़ाऊंगा मैं इस बुक में ही सब कुछ है अवेलेबल, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से और वापस रिवाइज करेंगे तो जल्दी जल्दी समझ आएगा, ठीक है बच्चों। तो अगला जो टॉपिक है आपका बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस फोर्स है। क्या होता है बैलेंस फोर्स और क्या होता है अनबैलेंस फोर्स, ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा एक एग्जांपल दे रखा है। क्या एग्जांपल है, एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि एक टेबल है, ठीक है। ये आपकी एक टेबल है, इस पे एक वुडन बॉक्स पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा रखी है, एक स्ट्रिंग इस तरफ लगाई थी, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब इसको बांध रखा है एक रस्सी से, ठीक है। इस वुडन बॉक्स को इस तरफ रस्सी बांध सकता है, इस तरफ से रस्सी से बांध रखा है, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, इस जो ऑब्जेक्ट है, ये जो भी आपको वुडन बॉक्स दिख रहा है, इसको रस्सी को इस तरफ खींचते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, जैसे हम रस्सी को एक्स डायरेक्शन में खींचेंगे, एक्स ये दिख रही है आपको, एक्स डायरेक्शन में खींचेंगे तो आपका जो वुडन बॉक्स है वो किस तरफ मूव करना चालू कर जाएगा, राइट डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगा, इस तरफ करेगा, ठीक है। अगर आपने वुडन बॉक्स को
इस वाई डायरेक्शन में अगर खींचना चालू करा तो वुडन बॉक्स से करेगा, वाई डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। बट अगर क्या हुआ, अगर हमने दोनों को ही, है ना, दो एक ही समय पे दोनों डायरेक्शन में, एक तरफ से हमने एक्स में ही एक्स की तरफ खींचा और उसी समय उसी न्यूटन फोर्स का, उसी इक्वल मैग्नीट्यूड का, मतलब इक्वल फोर्स, ठीक है ना, वाई तरफ भी खींचा, तो अब क्या होगा, ठीक है ना, दोनों ही तरफ एक ही समय में एक ही फोर्स से जो है हम दोनों अलग अलग तरफ से खींच रहे हैं, तो क्या होगा, वुडन बॉक्स जो है अपनी तरफ से हिलेगा क्या, नहीं, वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, वो अपनी जगह पर ही स्थिर रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही तरफ से जो है बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, जब दोनों ही डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लगता है, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस फोर्स को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस हो रहा है ना, इधर से भी मान लीजिए, इधर से जो है फोर्स 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, दोनों ही तरफ से जो है 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, तो क्या होगा, जो है ऑब्जेक्ट वहां से हिलेगा ही नहीं। तो ये फोर्स कौन से है, इक्वल एंड अपोजिट, है ना, इक्वल तो है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस कारण क्या होगा, ये जो है वुडन बॉक्स नहीं हिलेगा, बॉडी जो है अपनी रेस्ट में ही रहेगी। दीज आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अच्छा, फोर्स के बारे में आपको नहीं पता हो तो मैं उसकी यूनिट आपको बता सकता हूँ, आपको सभी को पता होगी वैसे तो। फोर्स की यूनिट नापते काई में, उसको मेजर काई में करते हैं, तो फोर्स विल बी मेजर्ड इन न्यूटन, ठीक है ना, जिसको एन से डिनोट करते हैं ना। फोर्स को कहीं भी नापना हो कितने न्यूटन का फोर्स, तो फोर्स हमेशा किलोग्राम लीटर में थोड़ी लगता है क्या, फोर्स लगाया तो कितना लगाया, 5 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, तो हमेशा फोर्स हम किस में मेजरमेंट करेंगे, किसमें करेंगे, न्यूटन में करेंगे, ठीक है। और फोर्स की फॉर्मूला भी होता है, फोर्स का फॉर्मूला भी होता है, आगे आएगा अभी आपके, और मैं अभी से आपको बता देता हूँ फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए। अगर इसको याद रखना तो माँ भी याद रख सकते हो, फोर्स बराबर माँ, ठीक है ना, हमने इसी तरह से याद रखा था इसको, तो आप भी ऐसे याद रख सकते हो, माँ दिख रहा है, एम ए, माँ, एम क्या होता है मास, एंड एक्स ए क्या होता है एक्सेलरेशन। मास मतलब उसका जो भी मास है, और एक्सेलरेशन तो आपने पढ़ रखा है पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो फोर्स बराबर माँ होता है। ये कैसे आया फॉर्मूला, ये आपको अगले जो है आगे हम पढ़ेंगे तो आ जाएगा समझ में, पर आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है, स्केलर होती है, बता रखा है आपको मैंने, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। मान लीजिए फोर्स लगाना है, मुझे एक दरवाजा खोलना है, ठीक है ना, तो क्या दरवाजा खोलने के लिए मुझे खाली इतना सा पता होना चाहिए कि हाँ इसको 5 न्यूटन लगाऊंगा मैं फोर्स को, तो फोर्स लगाऊंगा तो दरवाजा खुल जाएगा, मान लेते हैं मैं, पर मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, बताइए मुझे, सही बात है कि नहीं। मैं खाली इतना सा बोल दूं कि इस दरवाजे को खोलने के लिए 5 न्यूटन के फोर्स की जरूरत है, मैंने आपको डायरेक्शन नहीं बताई, तो क्या करोगे आप खोल सकते हो उसको, नहीं, आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए भाई किधर खोलूंगा मैं, इधर डायरेक्शन में धक्का दूं या फिर उस तरफ से धक्का देना है मुझे। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन से धक्का देंगे तो कभी वो खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा, या तो वो टूट जाएगा, ठीक है। आगे समझ बात, तो यहाँ पे आई समझ बात। तो फोर्स के लिए जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ काय की जरूरत होती है, डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो इट इज फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। आई समझ बात। ये सब चीजें मैंने बता दी, इस बुक में भी नहीं है आपके पास, ठीक है ना, ये पिछले होगी, पिछले साल था शायद, ये सब आपने पढ़ा नहीं होगा या फिर याद नहीं हो आपको, तो मैंने फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा दिया है। इस चैप्टर में तो अभी तो नहीं है फिलहाल, ठीक है, आगे आ जाए तो देख लेंगे हम, बाकी मैंने आपको पहले से सब ये रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। तो ये होता है आपको कौन सा फोर्स, बैलेंस फोर्स होता है, समझ गया बैलेंस फोर्स कौन सा होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, एक और टॉपिक है आपका अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, लेट अस कंसीडर सिचुएशन इन विच टू अपोजिट फोर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स पुल द बैक, इन दिस केस द ब्लॉक वी कैन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। अब क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं इधर 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर लग रहा है 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। नाउ फोर्स आर अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन बट इन डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड जो है दोनों का चेंज हो गया है, तो जो है वुडन बॉक्स किस तरफ मूव करेगा, वुडन बॉक्स उसी तरफ मूव करेगा जिस तरफ जो है फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है। किस तरफ है, 7 न्यूटन इस तरफ ज्यादा है, तो फोर्स जो है आपका बॉक्स किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। तो इन दिस केस द ब्लॉक विल बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, दस टू फोर्सेस आर नॉट बैलेंस। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप फोर्स बैलेंस नहीं है, बैलेंस है कि ये 3 है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये बैलेंस नहीं हो रहा है। दिस फोर्सेस आर व्हाट, दिस फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। ऐसे फोर्सेस जो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कम ज्यादा है इनके फोर्सेस की जो न्यूटन्स है, तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कम मूव होगा जब उस पर अनबैलेंस फोर्स लगेगा, ये बात समझ आई आपको, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर बैलेंस फोर्स होगा तो मूव करेगा क्या, नहीं करेगा मूव, ठीक है ना। पर अगर अनबैलेंस फोर्स होगा तो वो मूव कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो 2 बच्चे जो है बड़े से वुडन बॉक्स को खसका रहे हैं,
ठीक है, तो देखिए मैं इसको बता देता हूँ आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। What happens when some children try to push a box on a rough floor? एक रफ फ्लोर है ना, फ्लोर है मतलब रफ है बिल्कुल, ठीक है, उस पे वुडन बॉक्स जो है बच्चे जो है खसकाने की कोशिश कर रहे हैं। If they push the box with a small force, the box does not move because of friction acting in a direction opposite to the push, ठीक है ना। उन्होंने छोटा सा फोर्स लगाया, थोड़ा सा कमजोर सा फोर्स लगाया, धीरे से फोर्स लगाया, तो जो है बॉक्स खसक नहीं रहा है। क्यों नहीं खसक रहा है? बिकॉज द फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश, ठीक है ना। मतलब वो जब धक्का दे रहे हैं तो उसके अपोजिट में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। अब आप बोलेंगे फ्रिक्शन क्या होता है सर, क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स? सबने पढ़ रखा है आपने, पर मैं फिर से बता देता हूँ, आप सभी याद रखिएगा। फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होता है जो दो सरफेस के बीच में लगता है। बता देता हूं मैं आपको, जैसे कोई भी दो सरफेसेस हैं, ठीक है ना, सरफेस समझ रहे हैं, ये एक सरफेस हो गई मेरी, ये दूसरी सरफेस हो गई, ठीक है, या फिर ये सरफेस मान लीजिए ये जमीन है, ये सरफेस है, ये भी सरफेस ही, ठीक है ना। इस पे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये हाथ एक बॉक्स समझ लीजिए, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होता है जो सरफेस जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। जैसे मैं इस बॉक्स को इस तरफ खसकाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरफ? इस डायरेक्शन में, जबकि फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो सरफेस से क्या लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। मुझे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वो किस तरफ लगेगा? मेरी तरफ। तो ये क्या होगा? वो जो है आगे खसकने से मुझे क्या करेगा? रुकेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वो बॉक्स क्यों नहीं खसक रहा है? क्यों नहीं खसक रहा है बताइए? कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स जो हो रहा लग रहा है, वो दोनों क्या है? बैलेंस्ड है। अभी बताया मैंने, अगर बैलेंस फोर्स होता है तो ऑब्जेक्ट खसकता है कि नहीं खसकता है, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स, मेरा जो फोर्स है, ये जो बच्चे लगा रहे हैं, ये दोनों फोर्स क्या है? अभी बैलेंस फोर्स है। इसको खसकाने के लिए, उस बॉक्स को खसकाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उन बच्चों को क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। उस बॉक्स को थोड़ा और ग्रेटर क्वांटिटी को न्यूटन के साथ फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे वो ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स से वो क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी, तो ये क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। उसका काम रहा हमारा ज्यादा फोर्स हो गया, इससे क्या हो जाएगा? आपका बॉक्स क्या करने लग जाएगा? मूव करने लग जाएगा। आई बात समझ सभी को? दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस बिटवीन टू सरफेस इन द कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स कभी भी दो सरफेसेस के बीच में लगता है, ऐसा भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना। और क्या एग्जांपल दे सकता हूं मैं? चलो, साइकिल चला रहे हो, पेडल मार रहे हो, जब तक साइकिल मूव करेगी, पेडल मारना बंद कर दिया, अब ब्रेक भी नहीं लगाना आपको, ठीक है ना। ब्रेक भी नहीं लगाना है आपको, साइकिल को बस आपको पेडल मारना बंद कर देना है। देखिएगा धीरे 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 साइकिल क्या होने लग जाएगी? मूव होना धीरे 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 होना बंद लग जाएगी, और एक समय पर आकर साइकिल क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। क्यों रुक गई वो साइकिल? आपने तो ब्रेक मारा ही नहीं था, बताइए। वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, वो क्यों गई? वो बता सकते हैं आप? बिल्कुल, साइकिल जब चल रही है, किस पे चल रही है? रोड पे चल रही है, सरफेस है, सरफेस। तो रोड जो है क्या लगाएगी? उस साइकिल पे क्या लगाएगी? फ्रिक्शन फोर्स। अभी बताया मैंने, दो सरफेसेस के बीच में तो फोर्स लग रहा है, वो क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, हमेशा लगता ही है फ्रिक्शन फोर्स। जैसे आप आगे मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लग ही रहा है आपको हमेशा, ठीक है ना। जैसे आप कहीं भी चल रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स ही जो है वो आपकी गाड़ी को क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में रोकने की कोशिश करेगा। तो आपने पेडल मारना बंद कर दिया, मतलब आपकी तरफ से जो है फोर्स क्या होने लग गया? कम होने लग गया, और फ्रिक्शन फोर्स धीरे धीरे क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। क्या होगा? तो धीरे धीरे आपने पेडल मारना बंद कर दिया, तो आपका जो है वो आप उधर से फोर्स लगा लगा के क्या कर देगा? आपकी साइकिल को धीरे धीरे क्या कर देगा? पूरी तरीके से रेस्ट में ला देगा। आई समझ बात? ये बहुत सारे एग्जांपल्स है फ्रिक्शंस के, आप डेली लाइफ में देख सकते हैं, ठीक है। इट बैलेंस द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव। मैंने आपको जैसे बताया अभी, ठीक है ना। वो बॉक्स क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स और जो आप फोर्स लगा रहे हैं, जो बच्चे फोर्स लगा रहे हैं, दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं? बैलेंस हो रहे हैं। इस कारण तो बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। बॉक्स मूव कब करेगा? जब आपका फोर्स उस फ्रिक्शन फोर्स से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, मतलब अनबैलेंस फोर्स लगने लग जाए, ठीक है। दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंस द पुशिंग फोर्स। इफ द चिल्ड्रन पुश बॉक्स हार्डर, स्टिल द पुशिंग फोर्स बिकम बिगर देन द फ्रिक्शन, दस द अनबैलेंस फोर्स ऑफ द बॉक्स स्टार्ट मूविंग। मैंने आपको बता दिया ये। What happens when you ride a bicycle? ये सब बाइसिकल वाला भी एग्जांपल बता दिया मैंने। This is again because of friction force acting opposite to the direction of motion. In order to keep the bicycle moving, we have to start pedaling again. आपको अगर बाइसाइकिल को चलाते ही रहना है तो क्या करना पड़ेगा? पेडल मारते ही रहना पड़ेगा। जब तक पेडल मारते रहेंगे, क्या लग रहा है? आपका फोर्स उस फ्रिक्शन फोर्स से क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब अनबैलेंस फोर्स होगा, तो आपकी साइकिल मूव करती रहेगी। आपने फिर पेडलिंग करना बंद कर दी तो फ्रिक्शन फोर्स आपके फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, तो साइकिल क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, रुक जाएगी आपके वहीं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर अनबैलेंस फोर्स लगता है तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आ सकता है, डायरेक्शन में चेंज आ सकता है, ठीक है ना। सब कुछ चीजें जो है अनबैलेंस फोर्स से हो सकती है, ठीक है। एंड द चेंज इन हिज स्पीड्स, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब पढ़ना है हमको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। यहाँ पे हमने फोर्स के बारे में पढ़ लिया, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ लिया। अब लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं?
क्यों बनाए गए लॉज ऑफ मोशन? तो लॉज ऑफ मोशन जो है, Newton further studied Galileo's ideas on force and motion and presented the three laws of motion that govern the motion of the object. न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मोशन को समझाने के लिए तीन जो है नियम बना दिए मोशन के ऊपर, ठीक है ना, इसलिए इसको लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं, जो कि बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहे और हमेशा आगे के लिए भी, जो बड़ी क्लासेस के लिए भी और पूरी साइंस के लिए जो है उन्होंने ये जो मोशन के नियम जो है ला के जो है एक तरह से बहुत हेल्प करी साइंस की, ठीक है ना। तो इसलिए जो न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन काफी इंपॉर्टेंट जो है मोशंस हैं। जो क्या बता रहे हैं ये तीन लॉज ऑफ मोशन की क्यों जरूरत पड़ी? इट विल हेल्प या इट विल डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मोशन ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए काफी हेल्पफुल है। थ्री लॉज ऑफ मोशन होते हैं। थ्री लॉज ऑफ मोशन से पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं, इनर्शिया क्या होती है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया? ठीक है बच्चों, तो इनर्शिया क्या होती है ये भी समझ लेते हैं हम। बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है ये पे। इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर इनर्शिया समझ में आ जाएगा आपको तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी इजीली समझ आ जाएगा। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इनर्शिया क्या होती है? तो देखिए, इनर्शिया इज अ टेंडेंसी। एक इनर्शिया है किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, कोई भी है, उसके अंदर एक प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति मतलब एक आदत समझ लीजिए कि अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब अगर रेस्ट में मतलब रुका हुआ है, तो वो रुका हुआ ही रहना चाहता है ना। इट्स टेंड्स टू बी रेस्ट, ठीक है ना, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है अगर वो रेस्ट में है। और अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, उसको अपने जो है पोजीशन में कोई चेंज नहीं लाना है, ठीक है ना। इसको और सिंपल डेफिनेशन बताता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो जैसा है उसको वैसा ही रहना है, मतलब वो हैप्पी है जिस पोजीशन में है अभी वो, ठीक है ना, वो हैप्पी रहेगा, मतलब हैप्पी मतलब खुश है वो, बस वो उसको ऑब्जेक्ट को उसी डायरेक्शन उसी चीज में रहना है। या फिर अगर कोई चीज मोशन में है तो उसको मोशन में ही रहना है, ठीक है ना। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रवृत्ति होती है। बोर्ड दिख रहा है आपको सामने, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। मैं इसको मैंने यहाँ पे लगा रखा है बोर्ड को, ठीक है ना। ये बोर्ड अभी कहीं में रेस्ट में, क्या मैं कुछ भी अगर नहीं करूं इसको तो क्या ये कहीं से कुछ भी होगा? इसको क्या ये हिलेगा या मोशन में आने लग जाएगा? नहीं। ये ऑब्जेक्ट की क्या टेंडेंसी है? इस ऑब्जेक्ट को जैसा मैंने लगा दिया है, अब ये रेस्ट में है तो इसको रेस्ट में ही रहना चाहता है। ये अपने जो है अपने कुछ भी इसमें चेंजेस करेंगे तो इसका अपोज करता है। इसी चीज को, इसी प्रॉपर्टी को, इसी टेंडेंसी को क्या कहते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया कहते हैं। आगे समझ बात? व्हाट डू मीन बाय इनर्शिया? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच टेंड्स टू बी इन रेस्ट और इट टेंड्स टू बी इन मोशन, ठीक है ना। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं बहुत इजीली। देखिए, जैसे कि इसका एग्जांपल, जैसे कि यहाँ एक्टिविटी दे रखी है एक, यहाँ पेज नंबर 117 पे आप देख सकते हो। इसका एग्जांपल बहुत इजी एग्जांपल है। कैरम बोर्ड आपने सबने खेला होगा। कैरम बोर्ड की जो पाइल्स होती है, पाइल्स मतलब जो गोटी होती है उनकी, है ना, उनको आप क्या करते हैं? एक लाइन से एक बार जमा दीजिए ऊपर से, ठीक है ना। उसको बिल्कुल लाइन से जमा दीजिए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है ना। अब क्या करिए, आपको क्या करना है, अपने स्ट्राइकर से आप उसको क्या करते हैं? हिट करते हैं। तो आपको क्या करना है? स्ट्राइकर से जोर से, फोर्स के साथ क्या करना है? उस नीचे सबसे जो बॉटम में है पाइल, है ना, उसको क्या करना है? हिट करना है। अगर आपने बिल्कुल फोर्स के साथ उसको हिट करा तो क्या होगा? वो जो बॉटम वाली पाइल है, वो जो बॉटम वाली गोटी है, वो क्या हो जाएगी? हट जाएगी बिल्कुल, वहां से अपनी पोजीशन को चेंज कर देगी। जबकि जो ऊपर वाली गोटियां हैं वो, उसको कुछ भी नहीं होगा, वो ऐसे कैसे नीचे गिर जाएगी, ऐसे कैसे वापस के पास नहीं कि नहीं, वापस बिल्डिंग बन जाएगी। देखा होगा आपने, करके देखा होगा, कभी हुआ भी होगा बहुत बार आपके साथ। ऐसा क्यों हुआ? जो वो पाइल्स थी, जो भी वो ठीक है, मान लीजिए स्ट्राइकर से आपने इसको क्या करा? हिट करा, तो ये क्या होगी? यहाँ से इसकी जगह मूव हो गई, और जो बाकी जो बची हुई पाइल्स हैं क्या होंगे? वो अपनी पोजीशन में एज इट इज वापस खड़ी हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो भी पाइल्स थी ये क्या कर रही थी? ये अभी रेस्ट में है। तो मैंने आपको जैसे ही बताया कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। तो ये जो है अपने, इसको कोई भी प्रकार का चेंजेस पसंद नहीं है, पर हमने क्या करा? जैसे हमने स्ट्राइकर से मारा इसको, तो क्या हुआ? हमने इसमें खाली इसको मोशन में लाने की कोशिश करी, तो वो अपनी मोशन में आ गई। और ये जो थी, इसको क्या हुआ? इनको मैंने आपको बता ही रखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन में ही उसको पसंद है रहना, तो ये जो है अपनी पोजीशन में ही है, तो फट करके वापस अपनी पोजीशन में ही रही। उसमें अगर मान लीजिए अगर उसको भी चेंज होना की होती, अगर ऐसी टेंडेंसी नहीं होती तो क्या होती? ये सब के सब बड़बड़ा के क्या हो जाती? गिर जाती।
या फिर क्या होता, ये भी अपनी पोजीशन में चेंज करती। पर इनकी जो है टेंडेंसी क्या होती है एक ऑब्जेक्ट की, कि जो पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में वो रहना चाहते हैं। जैसे हमने हटाया तो खाली इस पे अप्लाई हुआ फोर्स और बाकी वैसी की वैसी हो गई, खड़ी रह गई। और एग्जाम्पल क्या बता सकता हूँ मैं आपको, इसका एग्जाम्पल इनर्शिया का बहुत ही एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है ना। जैसे कि इनर्शिया का एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, इनर्शिया का आप समझ सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट आपका, जैसे आप कार में जा रहे हैं बैठ के, ठीक है ना, कार मूव कर रही है, अचानक से ब्रेक लगा, ठीक है ना, अचानक से अगर ब्रेक लगा तो आप क्या होंगे, एकदम से सडनली ब्रेक लग गया तो आप क्या होंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा बता सकते हैं आप? बिकॉज ऑफ आपकी कार और आप जो उसमें बैठे हो, आप दोनों क्या कर रहे हो, मोशन कर रहे हो। अब मैंने क्या बोला आपको, सबके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, उसको मोशन है तो उसको मोशन में मजा आ रहा है, ठीक है ना, मोशन में ही उसको रहना है। पर जैसे सडनली ब्रेक लगा है तो आपकी बॉडी तो क्या है, मोशन में ही रहना चाह रही थी। क्या हुआ, आपकी कार तो रुक गई पर आपकी बॉडी क्या थी, मोशन में थी। जैसे सडनली कार ने ब्रेक लगाया तो कार तो वहीं रुक गई पर आपकी बॉडी क्या चाहती है, मैं तो मूव करते ही रहूं। इस कारण आप आगे की तरफ जो क्या करते हैं, मूव करते हैं। आई समझ में बात? तो ये सब इनर्शिया के एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। इसमें शायद नहीं दे रखा हो तो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको ध्यान रखिए। और दे भी रखा हो तो अच्छी बात, तो नहीं भी दे रखा तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो है वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है। तीनों के एग्जांपल बता देता हूं मैं, ठीक है ना। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है, बताई दिया मैंने आपको इनर्शिया क्या होती है। तो अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होती है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन मैंने आपको भी बताया कि एग्जाम्पल बस वाला, या कार में बैठे हैं आप, सडनली ब्रेक लगता है तो जब क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, कि नहीं कर जाते हैं। तो उस वो वाली प्रॉपर्टी कहाँ पे क्या हो रही, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है वहां, इनर्शिया ऑफ मोशन, कि आप जो है ऑब्जेक्ट को ही मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, रेस्ट में आना नहीं चाहता। वो अपनी उसमें कोई भी चेंजेस करने को वो अपोज करता है, ये बात समझिए आप, ठीक है ना। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, इट विल अपोज द चेंज इन इट्स पोजिशन, वो अपनी पोजिशन में हमेशा चेंज होने के लिए अपोज करेगा, उसको नहीं होना है, ठीक है ना। तो इनर्शिया ऑफ मोशन समझ गए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है भैया, हम बता सकते हैं आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट? इसका जस्ट अपोजिट एग्जांपल। अपोजिट क्या, आप खड़े हैं, बस के अंदर खड़े हुए हैं, बस रुकी हुई है, बस रुकी हुई तो आप भी रुके हुए हैं, दोनों आप क्या है, रेस्ट में है। सडनली बस एकदम आगे चली, अब क्या होगा, बस आप क्या आएंगे, पीछे की तरफ मूव करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है ना। सडनली एकदम चलती है बस और हम क्या हो जाते हैं वहीं, तो क्या हुआ उसमें, बस ने एकदम मोशन चालू कर दिया, पर आपकी बॉडी क्या चाहती है, बॉडी आपकी रेस्ट में ही रहना चाहती है, बॉडी तो आपकी रेस्ट में ही है। जैसे सडनली कार ने बस ने मूव करना चालू करा तो आपकी बॉडी तो वहीं रह गई, बस आगे निकल गई तो आप क्या होंगे, पीछे की तरफ क्या हो जाएंगे, मूव बैक कर जाएंगे। तो ये कौन सा होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बहुत इजी एग्जांपल है, कार चला रहे हैं आप, कार जा रही है आपकी, आप बैठे हैं बस में, बैठे हैं कार में, बैठे हैं जा रही है, सडनली आपकी कार ने क्या करा, टर्न लिया, राइट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, जिधर भी, चलो मान लीजिए राइट टर्न लिया है ना, राइट डायरेक्शन में टर्न लिया, तो क्या होगा, आप जो है लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर कार लेफ्ट की तरफ लेगी तो आप जो है सडनली राइट की तरफ मूव कर देंगे। ऐसा क्यों होगा, देखिए इधर मान लीजिए कार आपको, आप कार और ये दोनों आप जो है इस डायरेक्शन में जा रहे हो, दोनों एक ही, आप कार के अंदर ही बैठे हो तो ऑब्वियसली बात आपकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ ही दोनों। कार ने क्या करा, राइट हैंड साइड में जो है टर्न ले लिया यहाँ पे डायरेक्शन, पर आपकी जो है ऑब्जेक्ट जो है, आपकी तो बॉडी क्या चाह रही है, आपकी बॉडी चाह रही है कि जिस डायरेक्शन में मैं हूं उसी डायरेक्शन में मैं चलना चाहूंगी। तो जैसे कार ने तो मूव कर लिया पर आपकी बॉडी अभी उसको नहीं पता है, और उसको भी चेंज नहीं होना है, उसको अपनी डायरेक्शन में चेंज नहीं करना है। तो जैसे आप यू मूव करते हैं तो वो इस तरफ जाती है, इस तरफ जाती है, क्यों, क्योंकि उसको तो सीधा ही जाना भाई। तो जैसे आप उस तरफ मूव करेंगे वो बॉडी जो है आपकी इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में झुक जाएगी, झुकेगी नहीं झुकेगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो 3 टाइप्स के इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होते हैं, बहुत इजी आपको मैंने वे में बता दिया है, ठीक है बच्चों। चलिए अब इनर्शिया हमने पढ़ लिया, बस अब अगर इनर्शिया समझ में आ गया आपको तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी समझ आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इन्हें किसने दिया था, इट विल बी डिराइव्ड बाय न्यूटन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हाट डू यू मीन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ undisturbed object to stay at rest or to keep on moving with the same velocity is called inertia. This is why the first law of motion is also known as
द लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आपको समझ आ जाएगा। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या उसका स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ जो आपका वो है मोशन, उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, आपको मैं सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, दोनों चीज समझिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। कब तक? अंटिल when the external force is applied on it, जब तक उस पे कोई भी बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर से कोई भी फोर्स अगर उस पे नहीं लगाया जाए, तब तक वो उसी चीज में रहेगा जिस चीज में वो है, जिस पोजीशन में वो है। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। क्या समझ आया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। ये तो इनर्शिया होता था, ठीक है ना, इतना तो हम समझते थे कि वो कोई अपनी उसकी प्रॉपर्टी है उनकी। पर कब तक? आगे लॉ ऑफ मोशन में क्या जोड़ दिया, कब तक रहना चाहता है? जब तक उस पर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाया जाए। द ऑब्जेक्ट इज टेंड टू बी इन रेस्ट और इन मोशन until an external force is applied on it, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, is not applied on it, then the body is in rest or is in motion। इसका सिंपल एग्जांपल बता देता हूं मैं। एक कमरे में एक बॉक्स रखा है आपने, ठीक है ना, पूरी तरीके से पैक है, खाली एक दरवाजा है उसमें, है ना, उसको आपने उसको अंदर रख के आ गए आप डब्बे को, ठीक है ना। 10 दिन 15 दिन 1 साल बाद, क्या वो 1 साल बाद ऑब्जेक्ट जो है वो आप जो डब्बा रख के आए थे, आप खोला आपने उसको, तो क्या होगा उसमें, क्या चेंजेस दिखेगा बताइए। क्या वो डब्बा जो है अपनी पोजीशन से चेंज हुआ? नहीं होगा। मैंने क्या बोला आपको, वो पूरा डब्बा जो पूरा रूम है वो पैक है, सिर्फ वही दरवाजा है, उसकी चाबी भी आपने लॉक करके आपने अपने पास रखी थी, 1 साल बाद उसको खोला, क्या हुआ? क्या वो ऑब्जेक्ट जो था आपने रख के गए थे, है ना, जो बॉक्स आप रख के गए थे, क्या उसकी पोजीशन में चेंज आया? नहीं। क्यों नहीं आया? बिकॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही तो बोल रहा है कि जब तक अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जब तक मैं उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा दूं। मैंने उस पर कोई फोर्स लगाया ही नहीं, तो वो क्या ऑब्जेक्ट जो था, जो भी उसका बॉक्स था, वो रेस्ट में रहा, ठीक है ना। अगर मैं उसको जाके फोर्स लगा देता तो वो अपनी पोजीशन में चेंज आ जाता, ठीक है ना। या मेरे हाथ में मार्कर है तो ये मार्कर हमेशा पड़ा ही रहेगा, ये मेरे साथ में ही रहेगा जब तक मैं इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा दूं। ये फोर्स लगाया मैंने, चेंज हो गया है। अगर फोर्स नहीं लगाऊंगा तो यहाँ से हिलेगा क्या है? नहीं हिलेगा। तो कोई भी चीज जो है रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहना चाहिए जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाया जाए। इसी तरह एक्सटर्नल फोर्स, जैसी तरह मोशन में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। मोशन में कैसे चीज बता रहा हूं मैं कि वही साइकिल और कार का भी बताया मैंने आपको एग्जांपल। साइकिल जो है पेडल आप मारते रहेंगे, चल रही साइकिल, ठीक है ना। जैसे आपने पेडल मारना बंद कर दिया तो वो साइकिल कहीं ना कहीं जाके तो रुकती है। या फिर कार आप चलाते रहते तो वो रुकती क्यों है? क्यों रुकती है? जब आप ब्रेक लगाएंगे, ठीक है ना। जब तक आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक क्या कार रुकेगी? क्या नहीं रुकेगी। कार चलो मान लो रुक भी जाती है तो क्यों रुकेगी? एक और फोर्स बताया मैंने, फ्रिक्शन फोर्स। या तो कार फ्रिक्शन फोर्स के कारण रुकेगी, या तो कार आपके ब्रेकिंग वाले फोर्स के कारण रुकेगी। अन्यथा वो साइकिल रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी। अगर वो चीज नहीं होते, दोनों चीज ही नहीं होती, तो आपकी कार कभी नहीं रुकती, साइकिल भी नहीं रुकती। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो क्या चाहता है? हमेशा मोशन में ही रहना चाहता है, जब तो उस पर बाहरी कोई फोर्स नहीं लगाया जाए। तो अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? आपका मोशन में ही, हमेशा मोशन में ही रहती हो, ठीक है ना। तो समझ आई बात। व्हाट डू मीन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हाट डू मीन बाय लॉ ऑफ इनर्शिया। ये इसका एग्जांपल था, इजी वे में आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। ठीक है, तो वो एग्जांपल है इसके सारे मैंने आपको जो बताया, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कार सडनली मूव करती है, सडनली ब्रेक लग जाता है, तो आप आगे की तरफ मूव करते हैं। इसके लिए जो है कार में आपको क्या बोला जाता है कि सेफ्टी बेल्ट पहनिए करें। क्यों सेफ्टी बेल्ट पहन रखेंगे? तो जैसे सडनली मान लिया ब्रेक भी लग गए तो आप आगे की तरफ नहीं मूव करेंगे, जो बेल्ट होगा आपको पकड़ के रखेगा, वहीं आगे की तरफ जाने में रोकेगा, मदद करेगा। इससे तरह आपको क्या होगा, अगर बाई चांस एक्सीडेंट भी होता है तो आपको इंजरी नहीं होगी। आई समझ बात। तो सभी को सीट बेल्ट जो है लगा के बैठना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट, ठीक है। सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। शार्प टर्न लेता है तो क्या होता है इन लॉ ऑफ इनर्शिया में? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मैंने आपको सब चीजें यहाँ पे बता दी, ठीक है। द फैक्ट दैट अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन एन अनबैलेंस्ड फोर्स कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटीज,
ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट जो है जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहता है। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, एक और एक्टिविटी दे रखी है पेज नंबर 118 पर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, गिलास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा, उसके ऊपर सिक्का रखा। ठीक है ना, आपने जैसे फोर्स लगाया सडनली उस पर फोर्स लगाया, ठीक है ना, अगर फटाक से फोर्स लगाया तो क्या होगा, वो कार्डबोर्ड मूव कर जाएगा, ऐसे आपने उसको मारा। ठीक है ना, तो सिक्का जो है वैसी वैसी सिक्का क्या चाहता है, अपनी उसी पोजीशन में रहना चाहता है। जैसे आपने कार्डबोर्ड लगाया, सिक्का नीचे गिर जाएगा गिलास में। तो एक्टिविटीज आप देखिएगा पढ़ के। तो इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया बता, इनर्शिया नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्टर चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो आप अगर ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करना चाहते हैं तो अगर उसका इनर्शिया आपने मेजर कर लिया, ठीक है, अगर आपने उसका इनर्शिया मेजर कर लिया तो आप बता सकते हैं कि उसका मास कितना होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल दे रखे हैं कुछ, मैं बता देता हूं आपको। 118 पर इनर्शिया एंड मास, ऑल द एग्जांपल्स एंड एक्टिविटी गिवन सो फार देयर इज रेजिस्टेंस अफोर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स मोशन इफ इट दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। डू ऑल बॉडी, हाँ अच्छा ये बताइए मुझे कि इनर्शिया जो हमने पढ़ा है वो इनर्शिया के सब ऑब्जेक्ट में सेम होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, वी नो दैट इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स एंड अ फुल बॉक्स फुल ऑफ बुक्स। ठीक है ना, खाली बॉक्स को खसकाना ज्यादा इजी है या भरा हुआ बॉक्स को ज्यादा खसकाना इजी है? खाली बॉक्स को। ठीक है ना, खाली बॉक्स को जो है खसकाना ज्यादा इजी है। सिमिलरली इफ यू किक अ फुटबॉल इट फ्लाइज अवे, है ना। हम सिमिलरली अगर हम किसी फुटबॉल को किक करेंगे तो क्या करने लग जाएगी, फ्लाई हो जाएगी, उड़ जाएगी, पहुंच जाएगी अपने कहीं भी हमने पहुंचाया उसको। पर अगर इसी तरह का हम सेम साइज का अगर हम क्या लेंगे, पत्थर ले लें, तो क्या वो जाएगा? बहुत मूव करने में हमको बहुत हार्डली लगेगा वो। ठीक है ना, वी मे इनफैक्ट गॉट एन इंजरी, हमें क्या लगे, और हमें तो इंजरी हो जाएगी। ठीक है ना, instead of a 5 rupees coin, if you use a lesser mass, we find a lesser force and injury to perform the activity. A force that is just enough to cause a this is because in comparison to the car, the train has a much lesser tendency to change its state of motion. Accordingly, we say that the train is more inertia than the clearly heavier or more massive object of a large inertia. Quantitatively, the inertia of an object is measured by its mass. ठीक है, तो ये बात आपको सभी को पता ही है, वैसे भी इसमें कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं बताने जा रही, पर मैं बता देता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है उसको उसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं होगा कि नहीं होगा? एक साइकिल है, एक ट्रेन है, ट्रेन को पुश करना है और साइकिल को पुश करना है, कौन जो है इजी है हमारे लिए? साइकिल, ऑब्वियसली बात है। ट्रेन क्यों दोनों में इजी है? साइकिल क्यों इजी है? बिकॉज उसका मास कम है, तो उसका मास कम है तो उसका इनर्शिया भी क्या है, कम है ना। अगर इनर्शिया जितना ज्यादा होगा हमें उतना ही पसीना आ जाएगा। क्यों? इनर्शिया क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस चीज में उसी चीज में वो रहना चाहती है। जब हम है ना, तो हम उसको फोर्स लगाते हैं तभी तो उसका इनर्शिया क्या होता है, चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना, वो उसी में रहना चाहती है, तो हमें उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका इनर्शिया अगर ज्यादा होगा, मतलब इनर्शिया ज्यादा कैसे होगा, अगर उसका मास ज्यादा होगा। जिस चीज का मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ आ गई बात? ट्रेन को मूव करना ज्यादा इजी लगेगा या साइकिल को? तो ट्रेन को, सॉरी साइकिल को। क्यों? क्योंकि साइकिल का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी क्या होता है, कम होता है। तो अगर आपको किसी का इनर्शिया मेजर करना हो तो आप उसका मास मेजर कर दीजिए, आपको इजीली पता चल जाएगा। तो इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट का मास को मेजर करा तो वही मेजरमेंट क्या होगा, इनर्शिया का मेजरमेंट होगा, है ना। इनर्शिया को मेजरमेंट करने के लिए आप उसका मास मेजर कर लीजिए। अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ लिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया और मास होता है क्या होता है। ठीक है, अब हमको पढ़ना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन? तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पहले हम पढ़ लेते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? ठीक है, इसमें मोमेंटम वर्ड आएगा अभी, इसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, तो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट्स its velocity changes, that is the object of an acceleration. We will now like to study how the acceleration of an object depends. Let us count observation. The game of table tennis, if the ball hits a player, it does not hurt him. On the other hand, when a fast moving ball hits a spectator, it may hurt. A truck at rest does not require any attention when parked along a roadside, but a moving truck is when its speed is low, kill a person standing on its path. A small mouse such a bullet may kill a person when fired from a gun. These observations suggest that the impact produced by the object depends on the mass and velocity. Similarly, if an object is to accelerate, we know that a greater force is required to give a greater velocity. In other words, there appears to exist some quantity of importance that combines the object of mass and velocity.
on such property called momentum was introduced by Newton. The momentum p of an object is defined as the product of mass and velocity. Momentum होता क्या है, क्या होता है मोमेंटम, इसमें आ रहा है मूवमेंट, ठीक है ना। मोमेंटम, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके अंदर आप समझ जाइए क्या चीज है, मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से, ठीक है ना, आप देख सकते हैं इसमें अपनी कॉपी में, ठीक है। p इजिकल टू होता है mv, m क्या होता है मास और v क्या होती है यहाँ पे वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो उसके मोमेंटम, उसके अंदर मोमेंटम होगा, ठीक है ना। और मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे, ठीक है ना। कोई भी चीज अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम भी काफी इंपॉर्टेंस बन जाता है उस मोमेंटम का, ठीक है ना। तो मोमेंटम इज व्हाट, मोमेंटम इज अ क्वांटिटी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। ये दोनों अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो ये दोनों चीज जो है इनका जो प्रोडक्ट है काफी इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है इनका प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल बता सकता हूं मैं, जैसे कि एक ट्रक है, अगर वो खड़ा हुआ है रोड साइड में खड़ा हुआ है तो अभी कुछ समस्या नहीं आएगी उसमें, ठीक है। अगर वो ट्रक हल्का हल्का चलने लग गया, मूव करने लग गया, मान लो उसकी स्पीड बहुत कम थी बट उसका जो मास है वो बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा वो, एक पर्सन को मार सकता है, वो नुकसान पहुंचा सकता है, ऑब्वियसली बात है पहुंचा देगा वो नुकसान। बल्कि उसकी स्पीड भी कम थी, क्यों, क्योंकि उसकी जो मास था वो क्या था, ज्यादा था, ठीक है। अच्छा, एक और ये तो हो गया हमने मास में देखा। अब मान लीजिए एक बुलेट है ना, बंदूक की जो है वो है गोली, ठीक है ना, उसको बुलेट बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो बुलेट है, बुलेट होती कितनी है, बहुत छोटी सी, उसका मास कितना सा, बहुत छोटा है, बहुत बिल्कुल मेजरमेंट ही नहीं है उसका, तो बहुत छोटा सा, उसके तो कितना है, वो ज्यादा भारी थोड़ी होती है बुलेट। बट जब भी उसको गन से फायर करते हैं तो एक आदमी को क्या कर देती है, वो मार डालती है, क्यों, बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज वेरी हाई, ठीक है ना। उसका मास तो कुछ भी नहीं था बट उसकी वेलोसिटी क्या थी, बहुत ज्यादा थी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका इफेक्ट आपको इन दोनों के थ्रू ही पता चलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कौन सा, मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाय p एंड व्हाट इज द मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो मोमेंटम समझ गए आप, कोई ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना इंपॉर्टेंस रखता है ना, काफी उसका इफेक्ट होता है। मोमेंटम इज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। मोमेंटम के अंदर बहुत डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, इसका कारण इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है, ऑब्वियसली बात है इसके अंदर डायरेक्शन होती है, कौन सी क्वांटिटी होगी, इसकी क्वांटिटी होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, कौन सी, इसकी बात कर रहे हैं, मोमेंटम की बात कर रहे हैं, समझ आ रहा है सभी को। चलिए, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब आगे पढ़ते हैं हम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है ना। ये तो हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ लिया है ना। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम बताने की आपको थोड़ी सी जरूरत मुझे थी, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, अब क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बता देता हूं मैं आपको। व्हाट डू मीन बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। The second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied force in the direction of the force, ठीक है ना। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका ये बताता है कि मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपका जो है फोर्स लग रहा है और जो भी फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखिएगा, rate of change of momentum is directly proportional to the force applied, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, किसके होता है, मोमेंटम के, सॉरी फोर्स के। अब क्या इसको हम किस तरह से बता सकते हैं, चल चेंज इन मोमेंटम क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं हम। तो इसको मेरे को बताने के लिए आपको इसको मुझे थोड़ा सा डिराइव करना पड़ेगा आपको। चलिए, तो इसको हम मैथमेटिकली सॉल्यूशन इसका हम प्रूव करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर है, ठीक है, उसका मास m है और उस पर कोई मूवमेंट कर रहा था, हमने ये फोर्स लगाया उस पर, ठीक है। उसकी वेलोसिटी u थी, कुछ समय t टाइम के बाद वो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, उसकी वेलोसिटी v हो गई, है ना। फोर्स तो अप्लाई, मास भी वही रहेगा, मास में कुछ चेंजेस तो आएगा नहीं। चलिए, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग विद द स्ट्रेट लाइन, सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। चलिए,
तो यहाँ पे मूव कर रहा है, जैसे मूव पहले से कर रहा था वो, तब मूव कर रहा है। मैंने आपको बताया अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे उसका जो मोमेंटम था वो P1 था, यहाँ पे जो मोमेंटम था वो कितना था, P2 था। आई समझ बात। तो इनिशियल मोमेंटम ये था, फाइनल मोमेंटम ये था। चेंज इन मोमेंटम निकालना है हमको, अभी हमने पढ़ा है, हमने क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो हम करते हैं, देखते हैं चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं। किसी भी चीज में चेंज निकालना हो तो किस तरह से निकालते हैं, इट विल बी माइनस कर देते हैं उसको। तो किसमें से किसमें माइनस करना पड़ेगा, P2 माइनस P1। ठीक है, बहुत इजी है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, क्या होगा इसका मोमेंटम, क्या हो गया, एम वी। ठीक है ना, एम मास हो गया, वी इसकी वेलोसिटी हो गई, माइनस एम यू, मास इसका हो गया, वेलोसिटी इसकी हो गई। फाइनल माइनस इनिशियल निकलता है हमेशा चेंज, है ना, फाइनल में से इनिशियल था। फाइनल मोमेंटम क्या था, ये था, इनिशियल क्या था, ये था। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी। एम क्या है, मास, और वी क्या है यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी। यहाँ पे इनिशियल में एम तो मास तो सेम ही है, बस इसकी वेलोसिटी जो होती है चेंज होगी, एम वी माइनस एम यू। दोनों में से एम कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, वी माइनस यू। ये चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया। नाउ ये जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम तो निकाल दिया हमने। नाउ यहाँ पे रेट, अब जब भी आपको मैंने बता रखा है, पहले ही बताया और फिर बता देता हूं मैं, जहां पे भी रेट लगता है वहां पे आपको टाइम से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है, टाइम। कहीं भी रेट लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कहीं भी चेंज ऑफ वेलोसिटी के साथ रेट आ जाता है, चेंज के साथ अगर रेट लग जाता है तो आप समझ जाइए वहां पे क्या इसे डिवाइड करना है, आपको टी से डिवाइड कर देना है। तो आपको पता ही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब साथ साथ, उसके बिल्कुल साथ में। ठीक है ना, अगर ये चीज है तो वो चीज भी होगी, ये चीज बढ़ रही है तो वो चीज भी बढ़ रही है, ये चीज कम हो रही है तो वो भी चीज कम हो रही है। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलो, तो चेंज इन मोमेंटम मैंने निकाल दिया है। अब आपकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं हम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। चलो, फोर्स को मैंने इधर लिख दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, एम वी माइनस यू अपॉन में रेट जैसी लगता है वो क्या लग जाएगा, यहाँ पे टाइम लग जाएगा, टी लग जाएगा। ठीक है, एम। चलिए, अब प्रोपोर्शनल को आप हटाते हैं, तो जब भी आप प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक इक्वल्स को साइन लगा सकते हैं, पर उसके साथ एक कांस्टेंट भी आपको लगाना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को इक्वल्स टू में चेंज कर सकते हैं, पर जैसे चेंज करते हैं पर साथ में कांस्टेंट भी हमको एक लगाना पड़ता है। कांस्टेंट मतलब एक ऐसा ही कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू हम एक ऐसा साइन ले लेते हैं। ठीक है, एम बी माइनस यू अपॉन में टी। ठीक है, ये तो आपका मेनली आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, एफ इज इक्वल टू के एम वी माइनस यू। अच्छा, मुझे बताइए, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन में टी। ये होता है, आपने नहीं पढ़ा तो देखिएगा पिछला वीडियो और पिछली आपकी वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने ये निकाल के बताया आपको, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। ठीक है ना, तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। इस वी माइनस यू अपॉन में टी को क्या लिख सकता हूं मैं, के एम, और वी माइनस यू को क्या लिख सकता हूं मैं, ए लिख सकता हूं इससे। ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, के एम ए। यहाँ पे के जो कांस्टेंट चल रहा है साथ में आपका। ठीक है, तो मान लेते हैं इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में हम कुछ भी इसकी वैल्यूज मान सकते हैं। जैसे हमने इसकी के की वैल्यू मानी, क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। दिस इज द फॉर्मूला डिराइव्ड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है ना, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये मैंने आपको पहला फॉर्मूला पहले ही बता दिया था चैप्टर जब शुरू करा था हमने। ठीक है ना, मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से इसका जो है डेरिवेशन होगा, ये भी बता दिया मैंने। इसको मेजरमेंट कहाँ से करते हैं हम, न्यूटन से। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है इसकी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है इसकी यूनिट। और उसका मैंने आपको वो भी बता दी थी, ऐसा यूनिट इसकी न्यूटन होती है। ठीक है, तो ये बच्चों था आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके जो बात का टॉपिक है जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखेगा और वापस से रिवाइज करेगा, अपने बुक से फिर रिवाइज करेगा। ठीक है, और इसको वापस से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।